नमस्कार दोस्तों, विद्या चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.3 और चैप्टर का नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी कि 3D ये चैप्टर है और ये एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशंस है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 11.1 और 2 का सॉल्यूशन देख रखा है, यदि आप चैनल पर न्यू आ गए हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए कि वहाँ के कंसेप्ट को आप समझ लीजिए ताकि यहाँ पर समझना और आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट को। ओके, तो जैसा कि ये हमारा क्वेश्चंस है, डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि हमें फाइंड आउट क्या करना है भाई, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। कहाँ से? तो नॉर्मल टू प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जहाँ पर वैल्यू कुछ दिया हुआ है z का इज इक्वल टू 0 और b नंबर है xyz इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर दो ही एक्चुअली लिए, यहाँ पर c नंबर भी और d नंबर भी है, तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा अपने से। तो सबसे पहले हम लोग b नंबर समझेंगे। आप कहिएगा कि सर a नंबर नहीं बता रहे हैं, b नंबर, तो a नंबर भी हम लोग देखेंगे। a यदि डायरेक्ट बताएंगे तो कंसेप्ट जो है ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में जाने लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट b नंबर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। समझ लीजिएगा थोड़ा अच्छे से। तो देखिएगा b नंबर हम यहाँ पर लिख दिए क्या भाई, तो b नंबर हम लिख दिए कि गिवन प्लेन जो है हमारा, गिवन प्लेन वो क्या है, तो गिवन प्लेन है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है ना जी। तो यहाँ पर इसका क्या हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पर इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। देखिएगा डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, सबका कोएफिशिएंट का स्क्वायर हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √3, ठीक है। ये हमारा √3 आ गया और ये यानी कि सबका कोएफिशिएंट वैल्यू 1 ही है ना जी। तो x1 y1 z1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 1 1 1 ही ना हो जाएगा, और डायरेक्शन रेशियो √3 नहीं हो जाएगा। तो अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पर समझना है कि कैसे, यही चीज़ थोड़ा सा समझना होगा, इसलिए हम ये b नंबर क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ कि जो वैल्यू आता है ना डायरेक्शन रेशियो का, जो वैल्यू आता है डायरेक्शन रेशियो का, यानी कि √3 आया है ना जी, डायरेक्शन रेशियो का वैल्यू हमारा √3 आया हुआ है। और ये हमारे पास इक्वेशन ये है, सपोज कि यदि ये इक्वेशन फर्स्ट यदि सपोज कर लीजिएगा, तो जो डायरेक्शन रेशियो का वैल्यू आता है उसी से क्या किया जाता है कि इक्वेशन फर्स्ट में, यानी कि जो इक्वेशन रहता है उसमें डिवाइड दे दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लिख भी रहे हैं यहाँ पर, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाई किससे, तो जो आया है रिजल्ट उससे, यानी कि बाई √3 से। और सारे क्वेश्चंस में यही करना है आपको, ABCD में। तो √3 से हमने डिवाइड दे, देखिए तो x है ना जी, तो √3 से तो ऐसे लिख सकते हैं 1/√3, 3 से डिवाइड दिया, और x जो अपने प्लेस पर है तो x हमने लिख दिया, प्लस y तो 1/√3 और y है तो y हमने लिख दिया, प्लस z के लिए तो 1/√3 और z है तो z हमने लिख दिया, और ये राइट साइड में क्या है 1 है ना जी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/√3। ये क्लियर हो रहा है, ये वैल्यू आ गया, इतना वैल्यू आ गया। समझिए कि अब आंसर के नज़दीक हम लोग पहुँच गए हैं। यानी कि ये किस फॉर्म पे आ गया हमारा, ये कुछ इस तरह के फॉर्म पे आ गया, LX प्लस my, ठीक है, ये L का वैल्यू है, ये M का वैल्यू है, प्लस ये NZ और इज इक्वल टू ये क्या, तो D का वैल्यू आ गया। डायरेक्शन कोसाइन से हम लोग, तो ये हम लोग वैल्यू जो है वो लिख दिए। यानी कि ये जो वैल्यू आया ये डिस्टेंस का आ गया वैल्यू। क्या आ गया भाई, तो डिस्टेंस का, डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फॉर्म आ गया। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, दिस इक्वेशन इज the distance of normal from the origin। ठीक है, ये चीज़ आ गया। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, ये स्टेटमेंट भी आपको लिखना है। ठीक है, अब जैसे ही ये आ गया तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल। ठीक है,
तो नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, तो देखिए एल एक्स यानी कि एल का वैल्यू क्या है 1/√3, ये नेक्स्ट क्या है, ये भी तो √3 ही है, और ये क्या है भाई, तो ये भी वैल्यू है √1/√3, ये एक आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन की अब बात किया जाए। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू आता है यही हमारा ओरिजिन का वैल्यू आता है। हाँ, ये देखिए फ्रॉम द ओरिजिन का है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो क्या हो जाएगा, सो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू 1/√3, ये आंसर हो गया। बस सिंपल सा, कुछ नहीं करना था। देखिए बस सबका डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिएगा, तो सबका स्क्वायर करके अब जो भी वैल्यू आता है यहाँ पर उसी से क्या किया जाता है कि ये बोथ साइड में डिवाइड दे दिया जाता है, और जो वैल्यू आता है फर्स्ट वाला वैल्यू वो आपका ये नॉर्मल का आ जाता है वैल्यू। हाँ, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल, और जो राइट साइड यानी कि डी का जो वैल्यू था वो डिस्टेंस आ गया ओरिजिन से। हाँ, तो √3 1/√3, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ए नंबर का हिंट समझिएगा आप लोग, बहुत इजी है, इसीलिए सोचे कि आपको बाद में बता देंगे, तो यानी कि ये यदि बताएंगे ना तो आप कन्फ्यूज़न, अब देखिए जेड यहाँ पर लिखा तो हुआ तो है जेड, अब कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पर तो एक्स वाई जेड था, लेकिन यहाँ पर तो भैया केवल जेड दे दिया है। हाँ, तो जेड केवल दे दिया है, कहने का मतलब अब आपको अपने से सपोज करना होगा कि एक्स का वैल्यू 0 था और वाई का वैल्यू 0 था, इसलिए डायरेक्ट क्या किया है कि जेड इज इक्वल टू 0, यानी कि पहले वाला जो है वो छोड़ दिया है, तो इस छोड़ दिया पहले वाला ना जी, तो उसको हम लोग करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हिंट कि कैसे एक्चुअल में हो रहा है, तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, देखिएगा 0x, ठीक है, प्लस 0y प्लस जेड और इज इक्वल टू 2। एक्चुअल में ये इक्वेशन है आपका, क्या इक्वेशन आपका फाइनली ये है। तो अब यहाँ से हमारा क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो निकालना है ना जी। देखिए इसके जैसा डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो हम नहीं निकाल लेंगे, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और इसका निकालेंगे तो √1, यानी कि 1 आ गया फाइनली। डायरेक्शन रेशियो जो है वो आ गया 1, यानी कि अब क्या होगा, हम क्या बताते हैं कि सिंपल सा इसके जैसा जो इक्वेशन है हमारा गिवन, उसमें ये जो डायरेक्शन रेशियो होता है उससे डिवाइड दिया जाता है। हाँ, तो डिवाइड हम लोग यहाँ पर भी दे देंगे ना भाई, तो डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, देखिएगा यहीं पर ईजी सा है, तो कंसेप्ट जो है यहीं पर क्लियर। तो 1 से 0x में करेंगे तो वैल्यू तो वही आ जाएगा ना जी, 0x प्लस 0y में 1 से देंगे तो 0y हो जाएगा ना, प्लस ये z है तो ये जेड ही रह जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 2 से 1 में डिवाइड देंगे तो 2। तो सिंपल सा है कि ये जो वैल्यू आया यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये 2 यूनिट्स आ गए, ये आंसर हो गया। हाँ, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और ये जो वैल्यू हमने लिखा था नॉर्मल के लिए, देखिए यहाँ पर यानी कि क्या लिखे थे कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल 1/√3 1/√3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू क्या है, यहाँ पर आ जाएगा तो 0 है और 1 है, क्या, तो ये भी आंसर हो गया, समझ गए, इसीलिए पहले ये नहीं बता रहे थे। हाँ, अब समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। हाँ, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही ईजी है, हाँ, समझ में बहुत ईजी वे में आप लोगों को आ जाएगा। कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट, डिस्टेंस दे दिया 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 7 यूनिट्स, एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, यानी कि इक्वेशन क्या दिया 3i 5j - 6k। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला गिवन है। हाँ, हमें वेक्टर इक्वेशन पता करना है प्लेन का। हाँ, और यहाँ पर डिस्टेंस भी गिवन है हमारा। तो सिंपल सा हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला, क्या जानते हैं भाई, तो देखिएगा, सिंस द यूनिट वेक्टर टू द प्लेन n कैप इज इक्वल टू n अपॉन मॉड ऑफ n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ से वैल्यू को पुट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, तो n का क्या है हमारा, यानी कि नॉर्मल का, तो नॉर्मल का यही है ना जी हमारा इक्वेशन। तो इक्वेशन पहले हम लोग लिख लेते हैं, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, अब कह रहा है कि सबका मैग्नीट्यूड, n का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो n का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो यही ना होता है जी, 3 का स्क्वायर तो 9, 5 का स्क्वायर तो 25 - 6 का स्क्वायर तो 36। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा,
3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन में, ध्यान दीजिएगा, हाँ ये प्लस है, देखिए 9 और 5 14 और 6 22 2 4 3 7, ये आ गया, ये रूट 70। और रूट 70 जो है इसको क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट कर देते हैं सबके लिए। इट मीन्स कि 3 अपॉन रूट 70i कैप प्लस 5 रूट 70j कैप माइनस 6 अपॉन रूट 70k कैप। ये हमने वैल्यू को क्या कर दिया भाई, तो हमने लिख दिया। हाँ, अब यानी कि ये था हमारे यूनिट नॉर्मल के लिए, यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग फाइंड आउट कर दिए, ठीक है, नॉर्मल हम लोग पता कर लिए। अब हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे अब, तो पोजीशन वेक्टर के लिए। हाँ, तो ध्यान से समझिएगा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है हमारा, पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला होता है आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डिस्टेंस। बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है और इसका हम लोग यूज़ भी कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब सबका वैल्यू हम लोग पुट कर दें, जैसे कि यहाँ पर आर दिया हुआ है तो आर का हमें वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम लोग बेस जो हमारा वेक्टर इक्वेशन होता है उससे हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। इट मीन्स कि बेस हमारा क्या होता है, एक्स वाई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हाँ, और डॉट, अब देखिए एन कैप हम लोग ऑलरेडी ये नॉर्मल पता कर जाए, इसीलिए हम लोग नॉर्मल पहले पता किया था। तो यहाँ पर नॉर्मल का जो वैल्यू था वो नॉर्मल का हम लोग लिख देंगे। हाँ, लिख नहीं रहे हैं हम यहाँ पर, ऐसे डायरेक्ट एन ही लिख दे रहे हैं, आप लोग वैल्यू लिखिएगा, स्पेस थोड़ा सा कम है। इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, तो देखिए डिस्टेंस का वैल्यू 7 यूनिट दिया हुआ है ना जी, डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट, तो 7 हमने लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर x था और इधर भी जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है हमें फाइनली। तो x यानी कि i और i दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यही बचेगा ना जी, क्या बचेगा, यानी कि 3/√70, ठीक है, और x। ऐसे ही j से j कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा वैल्यू, प्लस 5√70y, ठीक है, माइनस ये k से k कैप कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगा, यानी कि 6/√70 जेड इज इक्वल टू 7। हाँ, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई होप कि इसका भी कंसेप्ट आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। हाँ, ये तो 2 नंबर ये क्वेश्चंस भी समझ में। चलिए नेक्स्ट, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, यानी कि हमें कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। हाँ, और प्लेन्स में दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर भी ए बी सी क्वेश्चंस दिया हुआ है, बट हमने यहाँ पर ए और सी मैं यहाँ पर डील करूँगा और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर बी जो है अपने से सॉल्व करना होगा। ओके, तो देखते हैं ए नंबर दिया हुआ प्लेन आर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 2। ये हमारा गिवन वैल्यूज जो है वो दिया हुआ, और सी है आर ब्रैकेट एस माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस टी जे कैप प्लस 2s प्लस टी के कैप इज इक्वल टू 15। क्वेश्चन बहुत इजी है, हमने 2 बता दिए इसलिए कि आपको कन्फ्यूज़न होगा ये ब्रैकेट देख करके, तो इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि ब्रैकेट से आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना आपको। बी नंबर तो बस नॉर्मल सा है। तो देखिएगा, सबसे पहले ए नंबर हम लोग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या गिवन है भाई, तो हमारा गिवन है यानी कि वेक्टर इक्वेशन। हाँ, वेक्टर इक्वेशन हमारा गिवन है कि आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पर बस वैल्यू को नॉर्मली लिख दिया, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो पोजीशन वेक्टर आर क्या हो जाएगा, नॉर्मल सा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ, ठीक है, तो लिखते हैं सपोज दैट, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट सपोज कर लेंगे और लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर, the value of r in equation
फर्स्ट, यानी कि ये आर की वैल्यू जो है यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेते हैं। देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं भाई, तो लिख सकते हैं कि आर के प्लेस पर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट है तो सॉरी यहाँ पर डॉट है तो डॉट, और नेक्स्ट आई जे माइनस 2 के है तो वो लिख देते हैं कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस 2 नहीं के 2 के नहीं है, सिंपल सा के है, इज इक्वल टू 2 है तो 2 हमने लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हाँ, एक्स आई ये डॉट प्रोडक्ट है तो आई इट मीन्स की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो एक्स यहाँ से वाई से जे में, यानी कि जे 1 हो जाएगा और वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वैल्यू आ गया 2, ठीक है। और यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, बस सिंपल सा था भाई, कोई इसमें आपको कुछ नहीं करना था, यानी कि रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन आंसर। ओके, तो कंसेप्ट इजी था, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। देखते हैं सी नंबर, सी नंबर भी इजी है, बस ये ब्रैकेट की वजह से लग रहा होगा कि कुछ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो सिंपल सा इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे कि जो वैल्यू है, देखिएगा आर वैल्यू है, लिख लेते हैं पहले एस माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस टी जे कैप प्लस 2s प्लस टी के कैप इज इक्वल टू 15 है ना जी। तो यहाँ पर भी उसी तरह से वैल्यू ये r इज इक्वल टू हो जाएगा, और r का वैल्यू यहाँ पर भी सेम, सपोज हम लोग यानी वैल्यू को पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहे हैं, हाँ बाकी डिटेल में तो आप लोग बना लीजिएगा। देखिएगा तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, हमने वैल्यू लिख दिया। अब डॉट है तो डॉट हमने लिख दिया। अब जो भी वैल्यू है यहाँ पर, अब इसको थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि ये एक्चुअल में चल कैसे रहा है। हाँ, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो देखा जाए आर का जो वैल्यू था हमने लिख दिया, अब लिखेंगे एस माइनस 2t, ठीक है, एस माइनस 2t, और ये आई कैफ है ना जी, आई कैफ है, तो जो है सो लिख देते हैं, ऐसे करते हैं इसको, ये बिग ब्रैकेट बनाते हैं, लिखते हैं एस माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस टी, पूरी ये लिख देंगे ऐसे ही। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चेंजिंग करेंगे इसमें, टी के कैप इज इक्वल टू 15। ओके, कन्फ्यूज़न यहाँ तक तो नहीं होगा कुछ भी। अब नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या भाई, तो ध्यान दीजिएगा, एक्स आई है यानी कि ये आई कैफ है और यहाँ पर भी आई कैफ है, तो दोनों का तो वैल्यू 1 आ जाएगा ना जी, 1 आ जाएगा। तो देखिएगा ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स और ये एस माइनस 2t है तो एस माइनस 2t, और आई तो 1 बना दिया ना। अब देखिए प्लस है तो प्लस, अब वाई के लिए चलेंगे, देखिए वाई यानी कि j और j मिलाकर 1 बना देगा तो वैल्यू तो 3t ही ना बनेगा, और y रहेगा उसी को हम लोग लिख देंगे y 3 माइनस टी, ओके, प्लस z के लिए तो देखिए z तो रह ही जाएगा, लेकिन k और k दोनों मिलकर क्या बना देगा 1, तो फाइनली वैल्यू 2s प्लस t बच जाएगा ना जी, तो z 2s प्लस t, ओके। और ये 15 जो है लेफ्ट साइड में लेते हैं तो माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ओके। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा x है तो x एस माइनस 2t प्लस वाई 3 माइनस टी प्लस जेड 2s, वही लिख दिया हम, ठीक है, माइनस 15 इज इक्वल टू 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। तो बी नंबर नहीं बन जाएगा जी आप लोगों से, बी नंबर तो बन ही जाएगा। अब आप लोग तो खुद ही बोल दीजिएगा सर छोड़ दीजिए, बना लेंगे हम। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है, समझिए कि इसमें भी ए बी सी डी है, बट यहाँ पर ए और सी को हम डील कर दे रहे हैं, हाँ, बाकी बी और डी जो है आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिएगा तो इक्वेशन यानी कि ए नंबर जो है हमारा गिवन वो लिख लेते हैं पहले, हाँ,
गिवन क्या है भाई ए नंबर का, तो प्लेन है, यानी गिवन प्लेन इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा गिवन है पहले। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं ना कि इसका हम लोग डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। हाँ, डायरेक्शन रेशियो जो है इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। और डायरेक्शन रेशियो का तो आप लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, यानी कि अंडर रूट सबका कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, सॉरी, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6। ऐड करेंगे सबको तो 16 और 4 20 और 9 29 आ जाएगा। ओके, ये वैल्यू हमारा आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट माने हैं। ये जो इक्वेशन था इसको हम लोग फर्स्ट मान लिए हैं। देखिएगा, देखिए कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन, है ना जी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। हाँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बस एक लाइन आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन एंड राइट एंगल। ठीक है, तो क्या होता है इसका, यानी कि इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड राइट एंगल्स का फॉर्मूला होता है x माइनस 0 अपॉन में 2। ठीक है, यानी कि ये कोएफिशिएंट, ये a है, ये b है, ये c है, इतना तो पता ही है आप लोगों को। और x माइनस x1, x माइनस y माइनस y1, z माइनस z1। तो देखिए इज इक्वल टू, नेक्स्ट देखिएगा, ओरिजिन से चुकी है, तो ओरिजिन है यानी कि टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉइंट इसका 0 0 0 होगा ना जी। तो 0 0 0 होगा तो x माइनस 0 लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 0 अपॉन में ये इज इक्वल टू z माइनस 0 हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये 4। तो ये चीज़ पता चल रहा है। हाँ, ये इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग, एक्चुअल में ये इक्वेशन फर्स्ट से ही हम लोग लिखेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप की यदि बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अब थोड़ा सा आपको समझना होगा। क्या हो जाएगा भाई कि सपोज दैट कि एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, मान लिया कि 2t, ठीक है, ये 3t और ये अगला 4t। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो कहने का मतलब कि ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2t प्लस 3 इंटू 3t प्लस 4 इंटू 4t माइनस, देखिए 12 है तो 12, ठीक है, माइनस 12 है तो 12, और इज इक्वल टू 0 है तो 0, ये लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि अब इसको यदि सॉल्व किया जाए, देखिएगा 2 से 2t में करेंगे तो 4t प्लस 3 3 जा 9t प्लस 4 4 जा 16t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि 4 और 9 13 और 16 29t इज इक्वल टू 12। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो 12 अपॉन 29। ठीक है, ये वैल्यू जो था, ये वैल्यू हमारा आ चुका है। ठीक है, यानी कि t का वैल्यू जो था हमने निकाल दिया। लेकिन हमें क्या ज़रूरत है वो चीज़ समझिएगा आप लोग यहाँ पर। हाँ, हमें ज़रूरत है किसका भाई, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए ना जी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहने का मतलब कि 2t, ठीक है, 2t यानी कि t की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 12 अपॉन 29 लिख देते हैं, इंटू 3t यानी कि 3, और t का वैल्यू अगेन आ गया है 12/29। नेक्स्ट 4t, इट मीन्स कि 4 और t का वैल्यू आ गया है 12 अपॉन 29। ओके, ये वैल्यू आ गया है। अब इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा क्या होगा वैल्यू भाई,
तो 12 से 2 में करेंगे तो 24/29, ये जगह 12 3 जा 36/29, 12 4 जा 48/29 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इसका कंसेप्ट जो होगा वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते थे आंसर, या फिर अगला स्टेप में यहाँ पर भी लिख सकते थे। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है ना जी, कि ये बी नंबर भी बनाना है। ठीक है, देखिए x + y + z, हाँ, इज इक्वल टू 1 है ना जी। तो फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबका पहले मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन रेशियो निकाल करके, ये डायरेक्शन रेशियो है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन रेशियो निकाल करके इस तरह से, और फिर आपको इसी तरह से इसमें भी वैल्यू पुट कर देना है जो कोएफिशिएंट है। ठीक है, यानी कि 2x 3y 4z जो है, तो ऐसे ही यानी कि x को t मान लेना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो t और ये t = 1 हो जाएगा, और सॉल्व करके t का वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। तो देखते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स ए दिया हुआ है दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 0 -2 एंड द नॉर्मल टू द प्लेन इज i कैप j कैप और -k कैप। हाँ, ये आपका दिया हुआ है और इसमें भी a और b है, बट हम यहाँ पर a बना रहे हैं। हाँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। हाँ, यानी कि आपको जो है वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करना है प्लेन्स का। ठीक है, तो कहने का मतलब कि पोजीशन वेक्टर की यदि बात किया जाए, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, क्या क्या है भाई पॉइंट हमारा, यही दिया हुआ है ना पोजीशन वेक्टर का पॉइंट। देखिएगा 1 0 -2, कहने का मतलब कि इसको यदि a मान लेंगे तो पोजीशन वेक्टर a = क्या हो जाएगा, i कैप -2k कैप 0 0, तो वैल्यू लेस हो गया ना जी, तो j का हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से यदि हम लोग किसका निकाल लेंगे तो नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे। नॉर्मल वेक्टर इन परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है किसका भाई, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि n = क्या हो जाएगा, i, देखिए यहाँ पर दिया है ना जी, i कैप प्लस j कैप -k कैप। ओके, इसका परपेंडिकुलर, नॉर्मल का ये परपेंडिकुलर है। हाँ, तो जैसे ही ये हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास वेक्टर इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो लिख देंगे यहाँ पर, वेक्टर इक्वेशन जब नॉर्मल गिवन रहे तो वेक्टर इक्वेशन = होता है r - a डॉट n = 0, और इसी फॉर्मूला पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फाइंड आउट कर लेंगे, सिंपल सा। देखिए, तो r जो है हमारा, ध्यान दीजिएगा r, ये r, तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट स्टेप थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, r यानी कि पोजीशन वेक्टर। तो फाइनली हम लोग इसको r को किससे इक्वलेट करते थे, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में हम लोग इक्वलेट कर रहे थे, तो इसी के ना, तो r का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट हम वैल्यू को पुट करें। देखिए, तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, इसका वैल्यू हमने लिख लिया, r का माइनस। ठीक है, अब a है ना जी, तो a है, तो a का वैल्यू हमने क्या सपोज किया, ये सपोज किया है ना हमने, तो लिख देंगे यहाँ पर i कैप प्लस 0j, नहीं है बट लिख देते हैं 0j माइनस 2k कैप। ठीक है, ब्रैकेट को कर लेते हैं क्लोज, डॉट n नॉर्मल का वैल्यू क्या है, तो नॉर्मल का वैल्यू है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप = 0। ओके, ये हमने वैल्यू को लिख दिया। ठीक है, सारा वैल्यू तो जो गिवन था बस वही वैल्यू, हम अब इसको क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, x, ये x है ना जी, तो x लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, x माइनस
ये आई कैप है, आई कैप है, ठीक है, यहाँ पर आई कैप है और यहाँ पर भी आई कैप, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट जब फाइंड आउट करेंगे हम लोग तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो x माइनस 1 आई कैप के साथ नहीं कर देंगे, यहाँ पर भी आई कैप है, ठीक है, सबको एक ही साथ सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, तो लिख दी x माइनस 1 आई कैप। अब देखिएगा प्लस, अब देखिए यहाँ पर जे कैप है, यहाँ पर जे कैप है और यहाँ पर जे कैप है, तो ये तो अपना वैल्यू लेस हो जाता है, ठीक है, ये वैल्यू और ये जे भी 1 बना देता है, तो y से 1 में करेंगे तो क्या y और जे कैप जो है वो रह जाएगा, ठीक है, यानी कि y जे कैप प्लस z की बात किया जाए तो देखिए z है यहाँ पर माइनस और ये माइनस प्लस 2 हो जाएगा ना जी, तो लिख देंगे z प्लस 2 और ये हो जाएगा k कैप, ओके। और ये जो वैल्यू है वो तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं, यानी कि आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 0। फिर से एक बार समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से, देखिए x और यहाँ पर ये तो x माइनस 1 होगा ना जी, x माइनस 1 और आई कैप है तो आई कैप हमने लिख दिया, ओके। नेक्स्ट ये नॉर्मल सा, ये अभी मल्टीप्लाई नहीं, डॉट प्रोडक्ट नहीं निकल रहा, अभी ये नॉर्मल सा इसको सॉल्व कर रहा है, बस इस चीज़ को ब्रैकेट से ब्रेक करके बाहर निकालना है। देखिए वाई जे है और यहाँ पर 0 है तो वाई जे ही हो जाएगा, जेड के है और यहाँ पर माइनस 2 के है तो जेड माइनस 2 और के कैप यहाँ पर और जो वैल्यू था ये लिख दिया, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट हमने भी लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट स्टेप, देखिए x माइनस 1 है तो x माइनस 1 हमने लिख दिया, ठीक है, x माइनस 1 हमने लिख दिया क्योंकि i और आई कैप 1 हो जाएगा ना जी, तो x माइनस 1 प्लस यहाँ पर देखिए y, ये y और यहाँ पर 1 है ना जी, तो ये j और j कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली वैल्यू क्या रहेगा, तो y ही रहेगा ना, तो यहाँ पर हम लिख दें प्लस y, ठीक है। जैसे ही ये वैल्यू लिख देते हैं तो सबका वैल्यू क्या किया हमने, देखिए पुट कर दिया r, तो r का वैल्यू था ये, यानी कि ये हमारा पोजीशन वेक्टर है तो रख दिया हमने, a का भी वैल्यू हमने रख दिया ये, हाँ, और n का भी वैल्यू हमने रख दिया ये भी गिवन है इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे कि ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, हाँ, इन दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे तो देखिए तो x i से i में करेंगे यानी कि x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर y j से 0 j में करेंगे तो ये तो सिंपल सा y हो जाएगा, और z k से माइनस 2 k में करेंगे तो देखिए माइनस और माइनस प्लस यानी कि z प्लस 2 के कैप हो जाएगा डॉट और ये आई जे माइनस 2 के, तो ये लिख दिया हमने इज इक्वल टू 0। हाँ, अब इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए ध्यान से, तो x माइनस 1 को i के साथ करेंगे तो x माइनस 1 और आई तो 1 हो जाएगा, y j को j से करेंगे तो सिंपल सा y बचेगा, z प्लस 2 को 1 से करेंगे तो z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हमारा आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे एक्चुअल हो, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा थोड़ा सा x y और ये हो जाएगा माइनस z, तो लिख देते हैं x प्लस वाई माइनस z। अब देखिए -1 और यहाँ पर -2 तो -3 हो जाएगा ना जी, इज इक्वल टू 0, और यही हमारा हो गया आंसर, रिक्वायर्ड आंसर यही हो गया। हाँ, आई होप ये कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा ही उम्दा क्वालिटी के क्वेश्चन है, बट है बहुत ही ईजी। देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स दैट पासेस थ्रू द सेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स का, है ना, कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स हमें पता करना है जो कि किससे पास हो रहा है, वही तो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये है थर्ड पॉइंट, इन्हीं थर्ड पॉइंट से पासेस थ्रू कर रहा है। हाँ, इसका बी नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपसे सॉल्व भी हुआ या फिर नहीं हुआ। तो सिंपल सा इसका ध्यान दीजिएगा, इसका एक क्लू आपको याद रखना है, इसका बी नंबर क्वेश्चन जो है वो लेंदी है लेकिन ए नंबर यहाँ पर थोड़ा सा इजी है। हाँ, तो इसलिए इसको बता रहा है और उसका आपको हिंट जो है वो दे देंगे। तो जब भी इस तरह से 3 पॉइंट दिया रहे और आपसे बोले कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो है आप पता करिए, हाँ, तो सबसे पहले क्या किया जाता है ना कि ये जो भी गिवन पॉइंट है, जो गिवन ये पॉइंट है, इसका हम लोग क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। हाँ, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। हाँ, और देखिएगा पहले लिख लेंगे ना तब आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। देखिए x1 y1 z1, इसी तरह से आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म फॉर्मूले को लिख करके और फाइंड आउट करना है। हाँ, नेक्स्ट हो जाएगा x2 y2 z2,
ये हो जाएगा x3 y3 z3, चूँकि 3 पॉइंट्स दिया हुआ ना जी, तो 3/3 ऑर्डर का बनाना पड़ेगा हमें। कहने का मतलब कि इसके प्लेस पर यदि वैल्यू हम पुट करेंगे तो देखिए कैसे पुट करेंगे, 1, नेक्स्ट वैल्यू क्या है भाई, नेक्स्ट वैल्यू भी है 1, और ये z1 का वैल्यू क्या है तो -1। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। देखिए x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, हाँ इसी तरह से वैल्यू है। तो सब वैल्यू को लिख लेते हैं फिर, 6 4 -5, और ये है -4 -2, और ये हो गया 3। हाँ, अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। हाँ, डिटर्मिनेंट तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि कैसे एक्चुअल में ये सॉल्व होता है। देखिएगा तो ये 1, तो देखिए ये 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, और 5 2 जा 10, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा आप लोगों को अच्छे से। तो 1 ऑफ 12 माइनस 10, ठीक, माइनस, अब इसको लिखेंगे यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट हिडन हो जाएगा। तो 6 3 जा बचेगा क्या 18, और 5 4 जा 20, ठीक है। इसी तरह से हो जाएगा माइनस, ये 1 ऑलरेडी है तो लिख देते -1, ये वाला पार्ट, तो 6 2 जा 12, और 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गया। अब जैसे ही ये वैल्यू आया, इट मीन्स कि इसको हम लोग क्या कर लेंगे, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 × 12 से 10 गया तो 2, माइनस 1 × ये देखिए 18 से 20 गया तो -2, माइनस 1 × 12, और ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, तो 16 से 2 गया, सॉरी 16 से 12 गया तो 4 ना जी, तो वैल्यू आ जाएगा 2 + 2 - 4 इज इक्वल टू 2 2 4 4 0, ठीक है। ये 0 वैल्यू जो है वो आ गया। अब सपोज दैट कि ये यदि वैल्यू 0 नहीं आता ना, ये वैल्यू यदि 0 नहीं आता तो ये कॉलिनियर नहीं होता। अब ये जो है ना, ये कॉलिनियर हो गया। अब यहीं पर हम लोग एक ध्यान दीजिएगा, एक स्टेटमेंट क्या लिखने वाले हैं वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। लिख देंगे सिंस A, B and C are collinear, ठीक है। A, B, C are collinear points, ठीक है। There will be infinite number of planes through the given points, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो जब 0 आ जाएगा तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट बी नंबर जैसे ही निकालिएगा ना तो आपको वहाँ पर वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट जब निकलेगा तो 0 आपको नहीं मिलेगा। और 0 जब नहीं मिलेगा ना आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 0 जब नहीं मिलेगा तो एक दूसरा फॉर्मूला आपको यूज़ कर लेना है वहीं पर, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला यूज़ करिएगा वो हम यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं। तो x - x1, y - y1 और z - z1। इसी तरह से ये x1 है, सॉरी ये x2 - x1, y2 - y1 बोल रहे हैं, उस पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, z2 - z1, और यहाँ पर हो जाएगा x3 - x2, y3 - y2, ठीक है, और हो जाएगा z3 - z2, ठीक है। फिर से एक बार फॉर्मूले को बोल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, x - x1, y - y1 और z - z1। डाउन में हो जाएगा x2 - x1, ठीक है, y2 - y1, z2 - z1, और डाउन में हो जाएगा x3 - x2, y3 - y2 और z3 - z2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके सेकंड में और सॉल्व, पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, चेक करना है 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आएगा 0 नहीं आएगा हालांकि, तो उसमें आप वैल्यू निकाल दीजिएगा, और जो वो इक्वेशन, एक इक्वेशन फॉर्म मिलेगा वही कार्टेशियन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा, फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ, हाँ इंटरसेप्ट कट ऑफ हमें बताना है बाय द प्लेन 2x + y - z = 5। हाँ, बस सिंपल सा है, बस कुछ नहीं करना है। इंटरसेप्ट का देखिए फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म इज इक्वल टू होता है
हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो हमारा होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा इंटरसेप्ट का फॉर्म होता है। हाँ, तो देखिएगा, तो बस करना क्या है कि हमारा ये जो इक्वेशन है ना, तो इसका कोएफिशिएंट डाउन कर देना, यानी कि कहने का मतलब कि जो भी राइट साइड में होता है ना, उससे आपको बस डिवाइड दे देना है। हाँ, तो लिखते हैं हम लोग ऑन डिवाइडिंग बाई, क्या है राइट साइड में, तो 5 है ना जी, 5 बोथ साइड्स, ठीक है। और जैसे डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा, देखिए ध्यान से, ये यानी कि ऊपर में केवल x y और z होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना कि देखिएगा, एक स्टेप थोड़ा सा देखिएगा, ऐसे लिख दें, प्लस y/5 लिख दें, माइनस z/5 लिख दें, इज इक्वल टू 5/5 लिख दें। अब ध्यान दीजिएगा, ये इसको हम चेंज करें, 2x है ना जी, तो 2 को हम डाउन में ला दे रहे हैं, तो 2 को डाउन में ला देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, x अपॉन 5/2 ऐसे लिख देंगे, तो ऊपर चला जाएगा तो फिर से वैल्यू वही रह जाएगा, प्लस y/5 लिख सकते हैं क्या, ये देखिए, तो प्लस ये ऐसे लिख सकते हैं z/-5, चूँकि तीनों प्लस के फॉर्मेट में रहना चाहिए ना जी, तो प्लस और यहाँ पर माइनस, और सॉल्व करेंगे तो फिर माइनस ऊपर ही चला जाएगा, इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ गया। तो कहने का मतलब कि इंटरसेप्ट प्लेन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इंटरसेप्ट प्लेन्स जो है वो हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा 5/2, और सेकंड क्या हो जाएगा 5 और -5 एंड -5, ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया है, यानी कि डाउन वाला जो ABC होता है वही इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। हाँ, तो ये हमारा आंसर होता है। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चंस को। 8 नंबर क्वेश्चन से बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस वन लाइनर समझिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 दिया हुआ है ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। हाँ, ZOX के पैरेलल है, सिंपल सा समझिएगा। कहने का मतलब कि अगर कोई प्लेन, सपोज दैट एनी प्लेन पैरेलल टू इट इज ऑफ द फॉर्म y, तो उसको हम लोग मान लेते हैं इज इक्वल टू a। हाँ, y इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं a। कहने का मतलब सिंस y इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन 3 है, ये गिवन है हमारा, ठीक है। देखिए ये कि 3 हमारा दे रहा है, वैल्यू क्या दे रहा है भाई, तो 3 दे रहा है, तो सिंपल सा रिक्वायर्ड प्लेन y इज इक्वल टू 3 आंसर हो जाएगा। हाँ, 3 पर ऑलरेडी दिया था, 3 ऑन द y एक्सिस, तो फाइंड द इक्वेशन पता करना था, तो सिंपल सा इक्वेशन यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, वही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि कंसेप्ट जो होगा वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 3x - y + 2z - 4 इज इक्वल टू 0 एंड x + y + z - 2 इज इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट्स 2 to 1। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी बेस्ड पर आगे का 2-3 क्वेश्चंस भी है, तो ठीक है। तो इसका कंसेप्ट जो है ना वो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि अच्छे से समझ लीजिएगा। हाँ, तो सबसे पहली बात कि एक इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इंटरसेक्शन फॉर्मूला, और इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है P1 + P2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओके, और इसी के थ्रू अगले 2-3 क्वेश्चन में यूज़ करके आपको बस वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमने जैसे ही लिखा है, तो कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, यानी कि P1 का वैल्यू ये हो जाएगा और P2 का वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे लिखें, यानी कि ऐसे लिखें P1 इज इक्वल टू 3x - y + 2z - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और P2 की वैल्यू की बात किया जाए तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये
इट मीन्स कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये वैल्यू मैंने रख दिया। अब क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस फॉर्मूले में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों वैल्यू को। नाउ लिखेंगे P1 है तो P1 लिख देते हैं 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, ओके, प्लस लैम्डा है तो लैम्डा, अब लिखेंगे P2, हाँ P2 लिख लेते हैं वैल्यू को। तो P2 है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 और सबका टोटल में इक्वल 0। ठीक है, इन सबको हमने इक्वल में 0 लिख दिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे भाई, अब ध्यान दीजिएगा इसको क्या करेंगे। अब हमारे पास देखिए पॉइंट्स भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो पॉइंट्स जो है वो x का वैल्यू है, y का वैल्यू है एंड z का वैल्यू 1 है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट्स दिया है ना वही हमारा x, y और z का वैल्यू है एक्चुअल में। तो अब क्या करेंगे कि ये x, y और z की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में। हाँ, तो रखते हैं हम लोग, देखिएगा तो 3 क्या लिख लेंगे, तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस वाई, तो y भी हमारा 2 है, प्लस 2z है ना जी, तो 2 इंटू जेड की वैल्यू है 1 माइनस 4 है तो 4, और ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिए, प्लस है तो प्लस हमने लिख दिया। ठीक है, प्लस तो प्लस। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, उसके पहले लैम्डा लिख करके देखिए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिएगा 3 2 जा 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा 2 2 4 और 1 5 5 से 2 गया तो 3 इज इक्वल टू 0। देखिए तो 6 से 2 गया 4 4 और 2 6 6 से 4 गया 2 2 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/3। ठीक है, यानी कि लैम्डा का वैल्यू जो था वो हमें मिल गया, यानी कि समझिए कि ये बड़ा क्लू हमें हाथ लग गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये लैम्डा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर, यदि सपोज दैट कि ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट होता है तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग वैल्यू को अब क्या कर लेंगे कि पुट कर लेंगे। तो देखिएगा हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, कौन सी वैल्यू भाई, तो लैम्डा इज इक्वल टू -2/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो देखिएगा तो क्या है भाई, 3x माइनस 1, इट मीन्स कि हम लोग लिख देते हैं 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, ये इक्वेशन ये वाला हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, -4 हो गया, माइनस, अब देखिए लैम्डा है ना जी, लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू क्या है -2/3, तो यहाँ पर माइनस है, ध्यान दीजिएगा ये प्लस है ना जी, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दिए डायरेक्ट 2/3, और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 और इक्वल टू 0 है तो 0। ओके, और ये जैसे ही हमने लिखा तो अब सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा ध्यान से, हम डायरेक्ट थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि इसका एलसीएम जब लीजिएगा आप, ये पार्ट और ये पार्ट का, 3 इसका एलसीएम हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9x माइनस 3 से y में तो 3y प्लस 3 2 जा 6z माइनस 12 माइनस 2 से ये सब में हो जाएगा तो 2x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, ये सारा वैल्यू आ गया। अब जैसे ही इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा 9x से 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो 7x माइनस 3y और ये है 2y। ओके, ध्यान दीजिएगा ये एक्चुअली में माइनस है, सिंबल सबका चेंज होगा, ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस, तो 3 और 2 यानी कि -5y, और ये देखिए 6z है और यहाँ पर 2z सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा 4z माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -12 है और ये 4 है, तो फाइनली वैल्यू क्या है -8 इज इक्वल टू 0। और यही हमारा रिक्वायर्ड
इक्वेशन हो गया, ठीक है, आंसर हो गया। तो आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन मैंने दे रखा है, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन। इसमें भी इंटरसेक्शन ही है, और इंटरसेक्शन के लिए ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं P1 + P2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, और ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई भी करना है, ठीक है। तो R यानी कि P1 का वैल्यू दिया हुआ है R 2i 2j - 3k इज इक्वल टू 7, और ये P2 के लिए है R डॉट 2i + 5j + 3k इज इक्वल टू 9, ठीक है। दो इक्वेशन दिया हुआ है P1 P2 के लिए। तो देखिएगा, हमने लिख लिया दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला ये हम लोग अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। P1 + P2 और लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। तो अब देखिएगा R, ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि P1, तो P1 का वैल्यू क्या है, ये है ना जी P1 का वैल्यू। तो R ये पूरा हमने P1 का वैल्यू रख दिया, प्लस है, ठीक है, प्लस है तो प्लस, लैम्डा है तो लैम्डा, और P2, तो P2 के लिए जो वैल्यू ये है टोटल हमने यहाँ पर रख दी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा ध्यान से कि R यहाँ पर भी है और R यहाँ पर भी है, दोनों जगह R है। तो हमने क्या किया ना कि R को हमने ले लिया कॉमन। तो देखिए R ले लिया हमने कॉमन, तो बचा क्या 2y 2j 3k प्लस, अब देखिए कि 7 को भी राइट साइड में ले जा रहे हैं, और ये देखिए लैम्डा है यहाँ पर लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा, और R तो बाहर ले चुके हैं, तो 2y 5j 3k। अब ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर एक 9 बचा, ये 9, तो 9 के साथ लैम्डा है, यानी कि 9 लैम्डा माइनस में होगा, लेकिन राइट साइड में जाएगा तो प्लस में 9 लैम्डा हो जाएगा, और ये 7 है तो प्लस में यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा R, अब ध्यान देना है कि ये 2i है, और यहाँ पर लैम्डा 2i है, लैम्डा से तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना जी। तो अब i वाले को i के साथ करेंगे ना, तो देखिए, तो r तो कॉमन ही है हमारा, तो 2 और ये 2 लैम्डा और इसका i है तो i लिख दिया हमने। अब 2j है, तो देखिए 2 और j यहाँ पर, तो 2 से j में करेंगे तो 2j, और यहाँ पर है 5j, तो यहाँ पर लिख दे 5, और इसके साथ तो लैम्डा है, ठीक है। वैसे ही 3k को, तो 3 लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 7, ठीक है। तो ये स्टेप क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, अब देखिएगा, ये जैसे ही वैल्यू आ जाएगा तो हमारे पास है क्या कि लाइन पासेस थ्रू, देखिए पॉइंट्स किसके थ्रू पासेस कर रहा है, दिया हुआ है 2 1 और 3। तो कहने का मतलब कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 2i कैप, और ये j कैप, और ये प्लस 3k कैप। तो हमने ये भी लिख दिया। अब क्या करेंगे कि यही r जो है, यही r है, हम लोग यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू, तो देखिए 2i + j + 3k, और ये टोटल जो वैल्यू है सबको हमने लिख दिया इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 7। अब देखिए सॉल्व कर रहे हैं इसको हम लोग, देखिएगा, तो 2i है, ध्यान दीजिएगा 2i है, हाँ, और ये 2 लैम्डा यानी कि 2 + 2 लैम्डा i है, हाँ। तो i और i तो 1 बन जाएगा, बनेगा ना जी, 1 बन जाएगा ना। तो 1 जब बनेगा तो कहने का मतलब कि इस 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 2 + 2 लैम्डा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया प्लस, अब j से इसमें आते हैं 2 + 5 लैम्डा j में, तो j तो 1 बना देगा, लेकिन बचेगा क्या वैल्यू 2 + 5 ही लैम्डा बचेगा ना। तो देखिए 2 + 5 लैम्डा, ठीक है। अब k की बात की जाए 3k, तो 3k को करना है किससे, तो 3 लैम्डा माइनस 3 से, यानी कि k तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है 3 लैम्डा माइनस 3 से इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 7। तो ये भी क्लियर होगा। अब आपको क्या करना है कि इसको सॉल्व कर देना है, नॉर्मल बस सॉल्व कैलकुलेशन पार्ट है। तो जैसे ही आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आपको लैम्डा का वैल्यू जो है वो मिल जाता है 10/9, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू जो फाइंड आउट करिएगा तो 10/9, जैसे कि यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू कुछ मिला था ना जी, तो वैसे ही यहाँ पर भी वैल्यू आपको मिल गया। अब जैसे ही ये वैल्यू मिलेगा तो ये हम लोग कहाँ करेंगे, यानी कि इक्वेशन में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि इक्वेशन थर्ड में यहाँ पर रखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये थर्ड में हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू 10/9 पुट करेंगे। अभी बता रहे हैं हम आप लोगों को, लेकिन आपको ये चीज़ सॉल्व करके लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, हाँ। तो देखिए हमने क्या लिखा है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 10/9 इन इक्वेशन थर्ड, हाँ। इक्वेशन थर्ड में हम लैम्डा इज इक्वल टू 10/9 पुट कर रहे हैं। तो देखिए R2, अब देखिए यहाँ पर क्या है भाई, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा, एक लाइन स्किप कर दिया हम कि यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो 9 एलसीएम होगा,
तब देखिए 9 से इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 इसमें हो जाएगा, तो 9 से देखिए 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ओके, और माइनस 9 7 जा 63 प्लस 10 से 10 2 जा 20, 10 5 जा 50 और 10 3 जा 30, 10 9 जा 90, ठीक है। और ये दोनों का आर जो है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में कॉमन था तो यहाँ पर भी दोनों का कॉमन हो गया, हाँ सेम बैक ही जैसा बनेगा। अब सारा वैल्यू को हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट को ब्रेक करके और एक ही साथ सब हमने लिख दिया इज इक्वल टू 0 होगा। तो देखिएगा ध्यान से 18i है और यहाँ पर 20i है तो 38 हो जाएगा। अब देखिए 18j है और ये 50j है तो 18 और 50 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। अब माइनस 27 है और ये 30 है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट होगा 30 से 27 तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 63 है और ये 90 है तो दोनों ये ऐड हो जाएगा माइनस 153 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ओके। तो r डॉट इज इक्वल टू देखिएगा 38, ये 68, ये 3 के ये 153 राइट साइड में चला गया, हाँ ये चला गया और यही जो है हमारा फाइनली वेक्टर इक्वेशन का रिक्वायर्ड यानी कि वेक्टर इक्वेशन का ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो ये आंसर, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। बस समझना तो ये है कि लैम्डा जो था लैम्डा के प्लेस पर 10/9 रखना था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 11। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 भी। और 11 भी जो है वो उसी पर बेस्ड है, यानी कि ये भी इंटरसेक्शन फार्मूला पर भी, मतलब कि ये भी उसी के थ्रू बनेगा। तो देखिए गिवन इंटरसेक्शन प्लेन दिया हुआ है x + y + z = 1 और यहाँ दिया हुआ है 2x + 3y + 4z = 5। ये कह रहा है कि विच इज परपेंडिकुलर है, 3 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है x - y + z = 0, ठीक है। तो फॉर्मूला जैसा कि हमारे पास है P1 + लैम्डा P2 फार्मूला गिवन है तो वैल्यू हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली पुट करते हैं। तो P1 का वैल्यू क्या है देखिए x + y + z, तो लिख दिए x + y + z। अब ये 1 है तो कहेंगे 1 नहीं लिखेंगे तो 1 लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो -1 नहीं हो जाएगा, देखिए -1। लैम्डा है तो लैम्डा। अब P2 तो P2 का ये वैल्यू 2x 3y 4z और ये 5 लेफ्ट साइड में यानी कि -5, तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया इज इक्वल टू 0, ओके। जैसे ही ये लिखा तो अब हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे इसको। देखिएगा जैसे कि उसमें i कैप j कैप था तो इसमें x और y और z हो गया। तो देखिए x को हमें मल्टीप्लाई करना, ऐड करना है 2x के साथ, ठीक है, और 2x के साथ ये लैम्डा भी है, ठीक है। तो देखिए x तो हमने यहाँ लिख दिया तो यहाँ पर 1 बचा, 1 और यहाँ पर क्या बचा, x दोनों का कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 2 लैम्डा बचा ना, तो 1 + 2 लैम्डा और x, y को 3y के साथ और इसके साथ तो लैम्डा भी 3 लैम्डा ना जी, तो 1 + 3 लैम्डा और y और -1 सॉरी z को करना है 4z के साथ, तो 1 + 4 लैम्डा और z है तो z, ये -1 है और ये -5 लैम्डा है तो लिख दिए -1 - 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0 और इसी को मान लिया हम इक्वेशन फर्स्ट, ओके, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो जो था वो हमारा कुछ सपोज करना पड़ेगा, कैसे सपोज करना वो चीज़ समझिएगा। डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 क्या हम लोग मानेंगे भाई, तो देखिए 2 लैम्डा + 1 यानी कि ये वाला वैल्यू आ गया हमारा, ठीक है, A1 का ये वाला वैल्यू आ गया B1 का, ऐसे लिख दिया 1 + 2 लैम्डा या 2 लैम्डा + 1 कुछ भी लग सकते हैं और ये वैल्यू हो गया C1 का, ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब देखिएगा A2 B2 C2 तो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, तो A2 B2 और C2 का वैल्यू आ गया 1 -1 और 1, ठीक है। अब चूंकि इसलिए हम ये किए क्योंकि ये परपेंडिकुलर था और परपेंडिकुलर होने के लिए जैसा कि आप लोग फॉर्मूला जानता है A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए तभी जाकर वो परपेंडिकुलर होगा। हाँ तो दोनों का वैल्यू अब क्या करेंगे, A1 A2 का वैल्यू देखिए A1 ये A2 ये B1 ये B2 ये C1 ये C2 और सबको क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। 1 से 1 में करेंगे तो 1, 1 से 2 लैम्डा तो 2 लैम्डा, -1 से 1 में तो 1, माइनस से +3 लैम्डा में तो 3 लैम्डा, 1 से 1 तो 1, 1 से 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ओके। देखिएगा ये अब कैसे आ जाएगा, तो 2 लैम्डा में से 3 लैम्डा गया और यहाँ पर 4 लैम्डा है तो देखिए 2 से 3 गया माइनस लैम्डा और 4 से 1 लैम्डा सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 लैम्डा, ठीक है। अब देखिए 1 है और ये 1 है तो दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या वैल्यू 1 ही बचा ना जी, तो 1 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब 3 लैम्डा इज इक्वल टू -1 इट मीन्स कि लैम्डा इज इक्वल टू -1/3 और ये हमारा आ गया आंसर। तो आई होप कि इसका भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये आंसर नहीं आया, ये तो लैम्डा इज इक्वल टू वी वैल्यू आया ना जी, ये लैम्डा इज इक्वल टू वी वैल्यू आया है। अब ये लैम्डा की वैल्यू क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट जो हमने माना है ये इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर रख देंगे जैसा कि पीछे क्वेश्चन में हम लोग किए तो देखिए क्या लिखे हैं, सब्स्टिट्यूट लैम्डा इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा यही था ना 1 + 2 लैम्डा, देखिए
हाँ यही था, तो वैल्यू रख दिया हम 1 माइनस 2 लैम्डा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस था और वैल्यू माइनस में चूंकि आया हुआ है हमारा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अब 2 इंटू, देखिएगा ध्यान से, 2 इंटू लैम्डा का वैल्यू -1/3 है, तो 2 इंटू 2 2/3 ही ना होगा जी, तो 2/3 डायरेक्ट हम लिख दिए x प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा और ये 1 माइनस 4 लैम्डा, ठीक है। और -1 यहाँ पर था -1, तो -1 भी हमने लिख दिया और यहाँ पर था 5 लैम्डा, तो 5/3 = 0। अब इसको जैसे ही सॉल्व करिएगा तो वैल्यू इक्वेशन ये मिल जाएगा, x - y + 2 और सॉरी x - z + 2 = 0, और यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। तो इसको सॉल्व करके और देखिएगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर dot 2i cap plus 2j cap minus 3k = 5 and r 3i minus 3j plus 5k = 3। यानी कि हमें क्या फाइनली पता करना है भाई, तो एंगल हमें पता करना है, ध्यान दीजिएगा, एंगल पता करना है, ठीक है। तो एंगल यानी कि cos थीटा, एंगल यानी कि cos थीटा हमें पता करना है, और cos थीटा = क्या होता है कि n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। हाँ ये फॉर्मूला होता है, यानी कि इस तरह से जब इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स आर, यानी कि r n1 फॉर, देखिए इसी बेस पर है ना जी, r n1 = ये d और ये r n2 = d2, इसको d1 मान लीजिएगा, इसको d2 मान लीजिएगा। यानी कि कंसेप्ट जब इस तरह से, यानी कि इस फॉर्म में हो तो हमें एंगल बिटवीन के लिए cos थीटा का फॉर्मूला ये हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, बारी बारी से n1 डॉट n2 फाइंड करेंगे, देन आफ्टर मैग्नीट्यूड ऑफ n1 निकालेंगे और देन मैग्नीट्यूड ऑफ n2 फाइंड आउट करेंगे। हाँ, और फिर हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो देखिएगा इजी है। तो n1 = क्या है भाई, तो n1 = ये है 2i 2j - 3k, तो हमने लिख दिया है। n2 क्या है भाई, तो 3i 3j और 5k, तो ये भी हमने लिख दिया है। तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, n1 डॉट n2 हम लोग तो फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप लोग n1 n2 तो फाइंड आउट करने में माहिर है जी, a.b तो आप लोग को आता है अच्छे से। तो देखिएगा, तो n1 डॉट n2, अब ध्यान दीजिएगा, तो सिंपल सा दोनों का वैल्यू हमने क्या कर दिया, लिख दिया। और आपको पता ही है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, केवल कोएफिशिएंट वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से 3 में करेंगे तो 6, 2 से -3 में करेंगे तो -6, और 3 से -3 से 5 में करेंगे तो -15। इट मीन्स कि 6 से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों आपस में कैंसिल, ये बचा -15। यानी कि n1 डॉट n2 के प्लेस पर हम लोग क्या रख सकते हैं, तो -15 रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी कि n1 और n2 का मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ n1, तो n1 का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर तो 9, तो 4 4 8 और 9 √17 आ गया। अब n2 का, तो n2 ये है ना जी, तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 9 9 18 18 और 25 43 आ गया, ठीक है। अब सिंपल सा सो cos थीटा = वैल्यू पुट कर देंगे, तो n1 डॉट n2, देखिएगा n1 डॉट n2 है ना जी, तो n1 डॉट n2 का वैल्यू आ चुका है -15, तो -15 हमने लिख दिया। और मैग्नीट्यूड ऑफ n1 और n2, तो एक का वैल्यू है √17 और दूसरा का वैल्यू है √43, तो दोनों का हमने वैल्यू जो था वो क्या कर दिया, लिख दिया। तो जैसे ही हमने वैल्यू रखा, तो ध्यान दीजिएगा कि ये मॉड में था ना जी, ये मॉड में था, तो इसको जैसे ही बाहर निकालेंगे तो माइनस जो 15 था वो किस में चेंज हो जाएगा, वो +15 में चेंज हो जाएगा, +15 में, तो +15 में आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 17 × 43, तो 731 आ गया। सो cos थीटा = यानी कि थीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, एंगल निकालना, तो थीटा का वैल्यू, तो ये cos राइट साइड में यानी कि cos इनवर्स बन जाएगा, और ये जो वैल्यू है हमारा 15/√731, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई होप कि यू विल गेटिंग इट द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था। हाँ, वैसे भी आप लोग इंटेलिजेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 में बहुत सारा क्वेश्चंस है, बट हमने यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन बनाए, ए और बी। एक्चुअली इसमें ABCDE तक क्वेश्चंस है। हाँ, कंसेप्ट समझ लीजिएगा तो सारा आपको समझ में आ जाएगा। हाँ,
कह रहा है कि गिवन प्लेन्स हमारा दिया हुआ है 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन जो है हमारा गिवन है। सिंपल सा क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले यहाँ पर भी यानी कि क्वेश्चंस तो पहले समझ लीजिए, यानी कि 13 नंबर ये है जो क्वेश्चंस आपको हम पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज डिटरमाइन द वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल। यानी कि इसमें बताना क्या है ना आपको, इसमें बताना है कि कौन सा जो इक्वेशन दिया हुआ है वो पैरेलल है, ठीक है, या और परपेंडिकुलर है। हाँ, एंड इन केस ऑफ एनी नाइदर फाइंड द एंगल बिटवीन। यदि परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल नहीं हो, दोनों में से यदि कोई नहीं हो तो उसके बीच का एंगल यानी कि थीटा आप बताइए, ठीक है, आप थीटा हमें बताइए। यदि पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों में से कोई नहीं होगा तो आपको फाइनली थीटा बता देना है, ठीक है। तो इक्वेशन दे दिया है वैल्यू, तो देखिए थीटा जब निकालना होगा तो थीटा के लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना जी, क्योंकि उसका फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है अच्छी तरह से कि एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, तो नहीं पता है तो यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि पैरेलल की यदि बात करेगा ना तो पैरेलल होने के लिए पता है क्या है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए। ये पैरेलल होने के लिए कंडीशन है। हाँ, तो कंडीशन है तो आपको निकालना ही पड़ेगा a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। हाँ, और मान लिया जाए कि यदि परपेंडिकुलर की बात करेगा, ये भी देख ही लीजिएगा तो फिर पता चलेगा कि प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये हो गया, कहाँ लिखे, यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए कि यदि थीटा निकालना होगा, थीटा यदि दोनों में से कुछ नहीं होगा, पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको फाइनली थीटा निकालना होगा। हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स, हाँ, कॉस इनवर्स a1 a2, ये भी फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है, और अपॉन में होता है, ध्यान दीजिएगा, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, ओके, और फिर से यहाँ पर रूट होगा और यहाँ पर हो जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस, सुन लीजिएगा केवल, b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। हाँ, यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और डाउन में क्या होता है, रूट अंदर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और फिर से रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। बस यही वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिए हम लोगों ने पहले क्या निकालना होगा हम लोगों को भाई, तो a1 का वैल्यू क्या है 7, b1 का वैल्यू क्या है भाई, तो 5, c1 का वैल्यू क्या है भाई, तो 6। अब ये वैल्यू नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू नहीं है, एक्चुअली में d है। हाँ, तो d का हमें यहाँ पर फॉर्मूला में चूँकि ज़रूरत नहीं है इसलिए हम लोग नहीं फाइंड आउट करेंगे। अब a2 यानी कि सेकंड इक्वेशन से तो 3, b2 तो -1, कुछ भी नहीं है तो -1, और c2 तो -10 हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको हम लोग चेक करते हैं ना कि परपेंडिकुलर, तो जैसा कि पैरेलल के लिए तो हम यहाँ पर बता दिए थे, परपेंडिकुलर का नहीं बताया। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होता है भाई कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि जब 0 आ जाएगा ना तो हम कह सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर है। तो देखिए a1 a2 यानी कि 7 × 3 हम लोग लिख सकते हैं, b1 b2 यानी कि 5 × -1 लिख सकते हैं, और c1 c2 इट मीन्स कि 6 × -10 लिख सकते हैं। तो 7 3 जा 21, 5 1 जा -5, और ये 6 10 जा यानी कि -60, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया। अब देखिएगा 21 से 5 तो 16, और 16 से ये 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट मीन्स कि -44, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं -44 नॉट इक्वल 0, यानी कि -44 0 के इक्वल नहीं है। हाँ, तो 0 नहीं है इक्वल, तो इट मीन्स कि द गिवन प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर, यानी कि ये परपेंडिकुलर कहाँ हुआ, परपेंडिकुलर तो तब होता है ना जी जब ये 0 आ जाता, लेकिन ये तो 0 आया ही नहीं। तो अब नहीं आया परपेंडिकुलर, तो अब हमें क्या चेक करना होगा, अब पैरेलल हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और पैरेलल यदि है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर थीटा हम लोग को पता करें। देखिए तो a1 बाई a2 7/3 है, ठीक है,
यहाँ पर देखिए a1/a2 7/3 ऐसे ही चेक करना है ना जी, इस वैल्यू को पुट करके। फिर b1/b2 तो b1/b2 क्या है भाई, तो 5/1 -1 इट मीन्स कि -5 हो जाएगा। और c1/c2 क्या है भाई, तो 6/-10 इट मीन्स कि 3/5 कट करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करेंगे तो 3/, देखिए 3/5 आ जाएगा, 3 2 जा 6 5 2 जा 10। तो हम लोग कहाँ यहाँ पर देख रहे हैं कि 7/3 5/1 के इक्वल है, 5/1 3/5 के इक्वल है, नहीं है ना जी, कोई इक्वल है ही नहीं। यहाँ पर तो इक्वल होना चाहिए पैरेलल में, हाँ तो इक्वल नहीं है, तो सो इट इज ऑल्सो नॉट पैरेलल। हाँ ये पैरेलल भी नहीं है, तो सिंपल सा आ गया भैया कि पैरेलल नहीं है। तो अब आप एंगल पता करिए। तो एंगल के लिए फिर क्या हम लोग जानते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। हाँ थीटा यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए थीटा लिखा है लेकिन कॉस यानी कि इधर था कॉस थीटा, तभी नहीं रखिए ये राइट साइड में कॉस इनवर्स हो गया। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जैसा कि फॉर्मूला a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो देखिए ये निकालते हैं 7 × 3 5 × -1 और c1 c2 तो 6 × -10। तो हमने ये क्या किया, पूरा वैल्यू को हमने लिख दिया। हाँ टोटल वैल्यू को हमने लिख दिया। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, अब नॉर्मली इसको क्या कर लेंगे हम लोग, सबको सॉल्व कर लेंगे। और जैसे ही सबको आप सॉल्व करिएगा ना, तो फाइनली जो वैल्यू आपको मिलेगा, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो थीटा इज इक्वल टू फाइनली मिल जाएगा कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा 2/5। ओके, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। हाँ इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट इसका बी नंबर देख लेते हैं एक और हम लोग, ताकि कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि इसमें सी डी और ई भी है, लेकिन आप सॉल्व करिए अपने से और बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में आपसे सॉल्व भी हुआ या फिर नहीं हुआ। तो बी नंबर है, गिवन प्लेन्स दिया हुआ है 2x + y + 3z - 2 = 0, और सेकंड इक्वेशन है x - 2y + 0z + 5 = 0। हाँ ये वैल्यू गिवन है। तो देखिएगा a1 का वैल्यू क्या हो गया 2, b1 का वैल्यू क्या हो गया 1, c1 का वैल्यू क्या हो गया 3, इसी तरह से a2 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू -2, c2 का वैल्यू देखिए यहाँ पर 0z है, इट मीन्स कि 0। हाँ ये सब d का वैल्यू होता है, ध्यान में दीजिएगा। और ये d का वैल्यू है सब, और d का हमें ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं परपेंडिकुलर का। तो परपेंडिकुलर हम लोग क्या जानते हैं भाई कि a1 a2 b1 b2 + c1 c2 = 0, और 0 आ जाएगा तो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर आ जाएगा तो हमें वैल्यू का अगला स्टेप लेना ही नहीं है, या फिर पैरेलल हो गया तो भी अगला स्टेप नहीं लेना है। तो चेक कर लेते हैं, देखिए तो 2 × 1 b1 b2 1 × -2 और c1 c2 3 × 0 यानी कि 0, ये तो 0 बन गया भाई। देखिए 2 से 1 में करेंगे तो 2, और 1 से -2 में करेंगे तो यानी कि 2 प्लस में और 2 माइनस में, तो दोनों मिलाकर 0 आ गया ना जी। तो यहाँ पर क्या आ गया, गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब परपेंडिकुलर हो ही गया तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे ही नहीं। हाँ परपेंडिकुलर आगे तब आगे कुछ नहीं करना है आपको, नहीं आता तब जाकर आपको पैरेलल चेक करना पड़ता, और वो भी नहीं आता तब जाकर आपको एंगल पता करना होता। ठीक है, तो आई होप कि कंसेप्ट जो है 13 नंबर का अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। हाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। इसमें भी 4 क्वेश्चन है ABCD, बट यहाँ पर ओनली आई विल टेल यू ओनली 1 क्वेश्चन ए नंबर। हाँ कंसेप्ट जो है आपको समझना है, ठीक है, कि कैसे है। देखिएगा यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है। हाँ पॉइंट कह रहे हैं इसमें कि इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द प्लेन। हाँ यानी कि हमें डिस्टेंस पता करना है कि डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस किसके किसके बीच में, तो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है। तो पॉइंट है हमारे पास 0 0 0, बुक होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर प्लेन है, हाँ जी प्लेन्स है। तो प्लेन क्या दिया हुआ है 3x - 4y + 12z = 3। ठीक है, ये प्लेन्स दिया हुआ है। और डिस्टेंस, तो आप लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू पता है क्या होता है, ax1, ध्यान दीजिएगा ये x है, ax1 + by1 + cz1 - d। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा भैया आपको, ax1 + by1 + cz1 - d। सिंपल से याद रखिएगा a + b + c। ठीक है, x1 y1 z1 और -d अपॉन सबका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ कर देना है, और आपको डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। हाँ पॉइंट से ये प्लेन के बीच के डिस्टेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला यानी कि
आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन एक्चुअली में हमारा है, ये इक्वेशन जो है ना जी, ये कुछ इसी फॉर्मेट पर है, AX/BY प्लस CZ के फॉर्मेट पर है। हाँ, तो कंसेप्ट बस समझना है आपको, और एक क्वेश्चन के यदि कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिएगा ना, तो आपको टोटल क्वेश्चंस जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो देखिएगा, सिंपल सा हम लोग इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिख सकते हैं क्या, D इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम क्या करें ना कि वैल्यू ही पुट कर दे रहा है, ठीक है। तो देखिएगा A तो A क्या है, ये 3 है ना जी, तो A की जगह पर हम 3 रख सकते हैं, मल्टीप्लाई x1, तो देखिए ये सब वैल्यू जो है ना x1, ये y1 और ये z1 का वैल्यू है। क्या समझे, पॉइंट जो रहता है वो x1, y1 और z1 का वैल्यू रहता है, और ये रहेगा A B C का वैल्यू रहेगा। हाँ, तो हमने क्या रख दिया, 3 × 0 प्लस है तो प्लस, अब देखिए B है तो B क्या है भैया, B -4 है ना जी, तो -4 मल्टीप्लाई, इसको भी 0 कर देंगे, माइनस, अब क्या है C, तो C का वैल्यू क्या है भाई, तो C का वैल्यू है 12, तो लिख देते हैं C का वैल्यू 12 और इंटू Z1, यानी कि Z1, तो Z1 का भी वैल्यू है 0, तो 0 हमने रख दिया, माइनस D, तो माइनस D यानी कि माइनस ये वाला वैल्यू लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये -3 हो जाएगा, D का वैल्यू है, और अपॉन में क्या करेंगे कि सबका ये जो कोएफिशिएंट वैल्यू है सबका स्क्वायर करेंगे, A² B² और C², तो डायरेक्ट ही लिख लेते हैं ना कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ये सब अब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं। तो देखिएगा ये हमने लिख लिया, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं भाई, सॉल्व करेंगे तो थोड़ा पता चल जाएगा हम लोग को। और ये ध्यान रखिएगा, ये मॉड है, तो 3 से 0 में करेंगे तो 0, 4 से 0 में करेंगे तो 0, 12 से 0 में करेंगे तो 0, और ये -3 रहेगा वैल्यू, ओके। और अपॉन में जब करेंगे तो आ जाएगा 16 और 9 25 और 144, इट मीन्स कि 169 वैल्यू आ जाएगा, और ये है रूट में। हाँ, तो ये देखिए माइनस, ये मॉड में -3 बचा तो बाहर निकला 3, और ये 169 है, इट मीन्स कि 13, ठीक है। और यही हमारा 3/13 यूनिट्स जो है वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। हाँ, तो ये इजी होगा, समझ में भी आप लोगों को आ गया होगा। तो एक और क्वेश्चन देख ही लेते हैं हम लोग, ताकि और भी अच्छे से थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हाँ, बी नंबर देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, बी में पॉइंट्स जो है, पॉइंट वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, तो 3 -2 और 1, ये पॉइंट हमारा दिया हुआ है। हाँ, अब प्लेन की बात किया जाए, अब ध्यान दीजिएगा कि ये x1, ये y1 और ये z1 का वैल्यू है, ठीक है। और प्लेन क्या है भाई, तो प्लेन है 2x - y + 2z + 3 = 0। हाँ, ये प्लेन दिया हुआ है, और ये भी पता होगा कि ये a का वैल्यू है, ये b यानी कि -1 हो जाएगा, c 2 हो जाएगा, और d का वैल्यू 3 हो जाएगा। हाँ, तो बस फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट कर देते हैं ना जी। फॉर्मूला क्या होता है, d = तो d = हमारा फॉर्मूला होता है a, देखिएगा ध्यान से लिखने का तरीका, b + c - d, ऐसे ही ना जी, ये क्लोज कर दीजिए। और अपॉन में क्या लिखते हैं, तो a² + b² + c², ऐसे लिख दिए। अब हम क्या सिखाए थे, जैसे बस सिखा रहे हैं वैसे ही सीख जाइए आप, x1 y1 और ये z1, क्या, और सबका वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ बता चुके हैं। देखिए तो ax1 यानी कि क्या लिखेंगे, 2, ये ध्यान दीजिएगा, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो a का वैल्यू 2 है ना जी, तो 2 × x1 यानी कि 3 प्लस, अब देखिएगा by1, तो b का वैल्यू क्या है, -1, और मल्टीप्लाई यहाँ पर -2, ओके, प्लस, अब देखिएगा यहाँ पर c, तो c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू है 2, तो 2 मल्टीप्लाई, अब ये क्या है z2 का वैल्यू, तो 1, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो बेहतर होगा आपके लिए, +3 है तो +3 लिखेंगे। अब ये नहीं कि माइनस में d है तो माइनस यहाँ पर देंगे, यहाँ पर +3 ही लिखेंगे। हाँ, ये क्लोज हो गया। अब a² b² और c² का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा,
तो ये देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ये स्टेप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 2 जा 6, ये 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा +2 और +3 अपॉन में हो जाएगा 4 1 5 4 9। देखिएगा 6 2 8 2 10 3 13, और ये बाहर आ जाएगा 3, और यही इतना यूनिट्स जो है वो हमारा आ गया आंसर। आई होप कि ये कंसेप्ट और ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया होगा, और ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है। इस तरह से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट का। तो गुड लक, बाय बाय।